नमस्कार सभी को। मैं शांति हूं और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउडेज। इस वीडियो में हम टिश्यू सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, मुख्य रूप से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले ही विभिन्न प्रकार के टिश्यूज के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब चलिए टिश्यू सिस्टम्स के बारे में जानते हैं। एक टिश्यू सिस्टम टिश्यूज का एक समूह होता है जो अपनी स्थिति की परवाह किए बिना एक सामान्य कार्य करता है। संरचना और स्थान के आधार पर टिश्यू सिस्टम्स 3 प्रकार के होते हैं: एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पौधे के प्राथमिक शरीर की सबसे बाहरी परत बनाता है और इसमें एपिडर्मिस, स्टोमाटा और एपिडर्मल आउटग्रोथ्स शामिल होते हैं। हम इन संरचनाओं के बारे में इस वीडियो में आगे जानेंगे। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में जल का परिवहन करने वाला जाइलम और भोजन का परिवहन करने वाला फ्लोएम टिश्यू शामिल होता है। इस चित्र में वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को बैंगनी रंग में दिखाया गया है। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम एक सतत प्रणाली बनाता है जो जड़ों, पत्तियों, तनों आदि में फैली होती है और जल, खनिज तत्वों तथा तैयार भोजन के परिवहन के लिए एक निरंतर चैनल के रूप में कार्य करती है। ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में विभिन्न प्रकार के टिश्यू होते हैं, सिवाय एपिडर्मल और वास्कुलर टिश्यू के। इस वीडियो में हम एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में और अधिक जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पूरे पौधे के शरीर की सबसे बाहरी परत बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी त्वचा। असल में एपी का अर्थ होता है ऊपर और डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस, स्टोमाटा और एपिडर्मल आउटग्रोथ्स या एपेंडेजेस शामिल होते हैं। एपिडर्मिस प्राथमिक पौधे के शरीर की सबसे बाहरी परत बनाता है। यह पौधे और बाहरी वातावरण के बीच एक सीमा बनाता है। एपिडर्मिस पौधे को रोगजनकों और यांत्रिक चोट से बचाता है। यह निकटता से व्यवस्थित जीवित पेरेंकाइमेटस कोशिकाओं से बनी होती है जो बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के एक सतत परत बनाती हैं। एपिडर्मल कोशिकाएं अधिकतर छपटी होती हैं, जिसका अर्थ है कि क्रॉस सेक्शनल दृश्य में वे क्षैतिज रूप से लंबी होती हैं। इनमें प्रोटोप्लाज्म की मात्रा कम और एक बड़ा केंद्रीय वैक्यूल होता है। हवा में स्थित पौधे के भागों की एपिडर्मल कोशिकाओं की दीवारों में, यानी जड़ों को छोड़कर सभी भागों में, क्यूटिन का जमाव होता है। क्यूटिन एपिडर्मिस पर एक आवरण बनाता है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। क्यूटिकल एक सुरक्षात्मक परत है जो जल हानि को न्यूनतम करती है। अब जरा सोचिए कि कैक्टस जैसे पौधे जो शुष्क स्थानों जैसे रेगिस्तानों में उगते हैं। जल हानि को कम करने के लिए इन पौधों में बहुत मोटी क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल सूक्ष्म जीवों के हमले के प्रति भी अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। कभी कभी क्यूटिकल में मोम भी होता है। यह मोम भी पौधे को शुष्क परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। फूलों की पत्तियों की ऊपरी सतह पर उपस्थित मोम, उदाहरण के लिए कमल के पौधे की तैरती पत्तियों पर उपस्थित मोम, उन्हें भीगने से बचाता है। कुछ पौधों की एपिडर्मल कोशिकाओं में, उदाहरण के लिए कुछ घासों में, सिलिका का जमाव होता है। यह पौधे के भागों को कठोरता और खुरदरापन प्रदान करता है, जिससे वे शाकाहारी जानवरों द्वारा चराई से सुरक्षित रहते हैं। अब आइए स्टोमाटा के बारे में जानते हैं। एपिडर्मिस में कुछ स्थानों पर आप गैसीय विनिमय के लिए बने सूक्ष्म छिद्र देख सकते हैं। ये सूक्ष्म छिद्र या रोम छिद्र स्टोमाटा कहलाते हैं। एकल छिद्र को स्टोमा या स्टोमेटल पोयर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे इन स्टोमाटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ट्रांसपिरेशन के दौरान जलवाष्प भी स्टोमाटा के माध्यम से बाहर निकलता है। आप पहले से जानते होंगे कि स्टोमाटा पत्तियों में पाए जाते हैं, जो पौधे के प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। लेकिन वास्तव में आप स्टोमाटा को सभी हरे पौधों के भागों की एपिडर्मिस में पा सकते हैं, यानी पत्तियों के साथ साथ युवा तनों में भी। लेकिन निश्चित रूप से ये पत्तियों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आमतौर पर पत्तियों में प्रति वर्ग मिलीमीटर 100 से 500 स्टोमाटा होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस पत्ती को देखें। इसकी एक ऊपरी सतह है और एक निचली सतह है।
आपको क्या लगता है, स्टोमाटा किस सतह पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ऊपरी सतह या निचली सतह? अगर आप इसका उत्तर बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही यह भी ना भूलें कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, इसका कारण भी बताएं। हर एक स्टोमा के चारों ओर क्लोरोप्लास्ट युक्त 2 वृक्काकार किडनी के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें गार्ड सेल्स कहा जाता है। अन्य एपिडर्मल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। गार्ड सेल्स स्टोमाटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार वे उन पौधों के भागों में गैसों, जिसमें जल वाष्प भी शामिल है, के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। कुछ मोनोकॉट्स में गार्ड सेल्स डंबल के आकार की होती हैं। कभी कभी गार्ड सेल्स के चारों ओर की कुछ एपिडर्मल कोशिकाएं अपने आकार और आकार में विशेष बन जाती हैं। इन्हें सहायक कोशिकाएं, सब्सिडियरी सेल्स कहा जाता है। स्टोमा या स्टोमेटल पोर्स, उसके गार्ड सेल्स और आसपास की सहायक कोशिकाएं मिलकर स्टोमेटल यंत्र, स्टोमेटल अपैरेटस कहलाती हैं। अब आइए देखें कि एपिडर्मल वृद्धि या उपांग क्या होते हैं। कभी कभी आपने कुछ पौधों की तनों और पत्तियों पर असंख्य बाल जैसी संरचनाएं देखी होंगी। ये बाल एपिडर्मल वृद्धि होती हैं, जिन्हें ट्राइकोम्स कहा जाता है। ट्राइकोम्स युवा पौधों के अंगों की रक्षा करते हैं और साथ ही वाष्पोत्सर्जन के कारण जल हानि को रोकने में भी मदद करते हैं। ट्राइकोम्स का आकार और प्रकृति बहुत भिन्न भिन्न होती है। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ये शाखित या अशाखित हो सकते हैं। कुछ नुकीली संरचनाएं होती हैं और कुछ तारा आकार की होती हैं। कुछ पौधों में ट्राइकोम्स स्रावी, सीक्रेटरी हो सकते हैं। ऐसे ट्राइकोम्स को ग्रंथियुक्त ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स कहा जाता है। इनके सिरे पर एक ग्रंथियुक्त भाग होता है जो किसी प्रकार का स्राव उत्पन्न करता है। यहां ग्रंथियुक्त ट्राइकोम्स का एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिखाया गया है। वहां आप कुछ स्टोमाटा भी देख सकते हैं। एक विशेष प्रकार के ग्रंथियुक्त ट्राइकोम्स कीटभक्षी पौधों में देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए ड्रोसेरा में, जिसे सामान्यतः संड्यू पौधा कहा जाता है, पूरे पौधे का शरीर पूरी तरह से ग्रंथियुक्त ट्राइकोम्स से ढका होता है। इन ट्राइकोम्स की ग्रंथियां एक ऐसा स्राव उत्पन्न करती हैं जिसमें प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम्स जैसे प्रोटीज होते हैं, जो कीट के शरीर को पचा देते हैं। अब चलिए जड़ में एपिडर्मल वृद्धि, आउटग्रोथ्स को देखते हैं। जड़ों में भी आप कई बाल जैसी संरचनाएं देख सकते हैं। इन्हें रूट हेयर, मूल रोम कहा जाता है। रूट हेयर जड़ की एपिडर्मल कोशिकाओं का विस्तार होती है, इसलिए ये एक कोशिकीय होती हैं। ये रूट हेयर मिट्टी से जल और खनिजों के अवशोषण में मदद करती है। कई रूट हेयर की उपस्थिति के कारण जड़ की एपिडर्मिस को पिलिफेरस लेयर या एपिब्लेमा कहा जाता है। जड़ की एपिडर्मिस में क्यूटिकल और स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। क्यूटिकल अनुपस्थित होती है क्योंकि क्यूटिकल एक जलरोधी पदार्थ है और यह जड़ों द्वारा जल के अवशोषण को रोक देगा। जड़ों में स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं क्योंकि जड़ें प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, इसलिए स्टोमाटा के माध्यम से गैसीय विनिमय की आवश्यकता नहीं होती। अब तक हम प्राथमिक पौध शरीर के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन द्विबीजपत्री पौधों में ऊंचाई में वृद्धि के एक निश्चित समय के बाद वे द्वितीयक वृद्धि से गुजरते हैं, अर्थात पौधे की तनों और जड़ों की मोटाई में वृद्धि होती है। इस समय एपिडर्मिस के साथ क्या होगा? जैसे जैसे पौधा मोटा होता है, एपिडर्मिस की पतली दीवारों वाली कोशिकाएं फैल जाती हैं और अंततः फट जाती हैं। इसके बाद एपिडर्मिस को द्वितीयक वृद्धि के दौरान वृक्ष द्वारा उत्पन्न बहुस्तरीय कॉर्क ऊतक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। द्वितीयक द्विबीजपत्री तने के इस अनुप्रस्थ काट में आप फटी हुई एपिडर्मिस के साथ साथ उसके नीचे बनी बहुस्तरीय कॉर्क ऊतक को देख सकते हैं। कॉर्क मृत कोशिकाओं से बना होता है और यह एक सुरक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। जैसे एपिडर्मल कोशिकाओं में क्यूटिन पाया जाता है, वैसे ही कॉर्क कोशिकाओं में एक जलरोधी पदार्थ होता है जिसे सबेरिन कहते हैं। सबेरिन जल की हानि को रोकता है। हम द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि पर एक अन्य वीडियो में कॉर्क ऊतक के बारे में विस्तार से जानेंगे।
तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको एपिडर्मल ऊतक तंत्र के बारे में अच्छी समझ मिल गई होगी। लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आइए एपिडर्मल ऊतक तंत्र के कार्यों को सूचीबद्ध करें। एपिडर्मिस और इसकी मोमयुक्त क्यूटिकल पौधे को रोग जनकों, यांत्रिक चोट और अत्यधिक जल हानि से बचाती है। यह नीचे स्थित ऊतकों की रक्षा करता है। यह स्टोमाटा के माध्यम से गैसीय विनिमय को नियंत्रित करता है। यह चयापचयी यौगिकों का स्राव करता है। यह पौधों के लिए आवश्यक जल और विभिन्न महत्वपूर्ण खनिज पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक अवशोषण करता है, विशेष रूप से जड़ों में मौजूद सूक्ष्म रूट हेयर के माध्यम से, जो इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अवशोषण पौधों के समग्र विकास और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस विस्तृत वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और भविष्य में भी जुड़े रहिए।